हेलो बच्चों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल पे। आज हम सब क्लास 10th विज्ञान का पहला चैप्टर देखेंगे जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ठीक है, तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। देखिए, आप किसी भी पदार्थ की अवस्था को बदलते हुए देखे होंगे। तो पदार्थ में परिवर्तन, ठीक है, तो पदार्थों में परिवर्तन दो तरह से होते हैं, एक भौतिक परिवर्तन और दूसरा रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, अब ये भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, ये दोनों के बारे में आप सब क्लास 7वां से बेहतर जानते आए हैं। भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण देकर यहाँ पे केवल हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आप पुरानी चीजों को पुनः याद कर सके। जैसे आप देखिए पानी को, ठीक है, पानी जमकर बन जाता है बर्फ, बर्फ पुनः पिघलकर बन जाता है पानी। ठीक है, तो आपने क्या देखा, पानी अपनी अवस्था को बदला, ठीक है, बर्फ बना, और बर्फ के बाद फिर से वह पानी में बदल गया, मतलब ये अपना अवस्था को बदलकर पुनः वास्तविक अवस्था में आ गया। इसका मतलब इस तरह के जो परिवर्तन होगा इसे हम बोलेंगे भौतिक परिवर्तन। ठीक है, कि मतलब अपनी अवस्था में परिवर्तन तो लाया लेकिन पुनः वह पूर्वावस्था में, मतलब पिछले वाला अवस्था में आ सकता है। इसका मतलब है कि इस तरह के परिवर्तन को कहेंगे भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन देखिए, जैसे दूध से बन गया दही, ठीक है, दूध से बना दही। अब ऐसा नहीं हो सकता है कि दही से बन जाए दूध। ठीक है, तो एक बार कोई पदार्थ अपनी अवस्था को बदल दे हमेशा के लिए, अवस्था को, गुणों को, रंग को, रूप को, सब कुछ को अगर बदल दे तो इस तरह के परिवर्तन को बोला जाता है रासायनिक परिवर्तन। तो उम्मीद है आप इन दो शब्दों का मतलब बेहतर समझे होंगे। आप उतना ही नोट कीजिए जितना यहाँ पे लिखा जाए। ठीक है, तो उम्मीद है आप इस बात को नोट कर लिए होंगे। ठीक है, अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अगला स्लाइड में है रासायनिक अभिक्रिया। कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो देखिए, पहला हमने लिखा जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। जब भी कोई रासायनिक परिवर्तन होगा, जैसे अभी एग्जांपल हमने लिया था दूध से दही बनने वाला। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा परिवर्तन हुआ, दूध से दही बनना, रासायनिक परिवर्तन। और ये होने में जो घटना हुई है, ठीक है, ये जिस प्रकार दही में बदला है, इस जो भी प्रक्रिया से ये गुजरा है, इसी प्रक्रिया को बोला जाएगा रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, तो आप देखते हैं दूध का स्वाद कुछ और होता है, दही का स्वाद कुछ और होता है, मतलब यहाँ अवस्था भी बदला। मतलब दूध से दही, आप जानते हैं कि दूध उतना गाढ़ा नहीं होता है जितना दही होता है, तो मतलब यह कि अवस्था भी बदला है। अगला है गुण, क्या गुण बदला, एकदम बदला। दूध मीठा लगता है थोड़ा, जबकि दही इसके अपेक्षा कहीं ज्यादा खट्टा लगता है। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया में गुण का परिवर्तन होना अनिवार्य है। तो रासायनिक अभिक्रिया का परिभाषा ये लिख सकते हैं, ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ऐसा परिवर्तन या ऐसे परिवर्तन जिनमें नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आप ध्यान से देखिए, कुछ हमने रासायनिक अभिक्रिया करवाए हैं। ठीक है, ये एनसीईआरटी के, ठीक है, एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल लिया गया है। मतलब यहाँ पर जो भी लिखी लिखी बातें आएगी आप समझ लीजिएगा एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन लिखा गया है। ठीक है, आप चीजों को भी बिल्कुल उसी प्रकार नोट करेंगे। देखिए, ये फ्लास्क लिया गया, यानी ये बर्नर है। ठीक है, आग जलाई गई यहाँ। ठीक, ये जो सफेद टाइप से दिख रहा है ये मैग्नीशियम रिबन है। कैसा है मैग्नीशियम रिबन, अभी सफेद है। ठीक है, अब मैग्नीशियम रिबन को, जिस प्रकार से लोहा एक तत्व है, मैग्नीशियम भी एक तत्व है, इसे जब जलाया गया, जलाया कहाँ जा रहा है, O2 की उपस्थिति में, मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो मैग्नीशियम रिबन को जब जलाया गया तो ये आप देख पा रहे हैं भूरा भूरा कलर में। ठीक है, ये जलकर राख कुछ गिर रहा है, ये वाला। ठीक है, तो अभी आप देखिए मैग्नीशियम रिबन कैसा है, अब ये कैसा हो गया, तो जलने के बाद इसका रंग भी बदल गया है। ठीक है, ये हमने लिया है वॉच
ग्लास। अब ये मैग्नीशियम अभी जो केवल Mg है, ठीक है, अब ये मैग्नीशियम का जो चूर्ण जल के आया इस पात्र में, तो ये है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो चूर्ण होता है वह सफेद कलर का होता है, ठीक है, एकदम चमकता हुआ। तो आपने यहाँ क्या देखा, एक रासायनिक अभिक्रिया आपको दिखाया जा रहा है कि मैग्नीशियम रिबन था कैसा और जलने के बाद हो गया कैसा, बस ये आपको समझाया गया है इस चित्र में। देखिए लिखा हुआ है मैग्नीशियम रिबन को वायु में दहन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाच ग्लास में इकट्ठा करना। अब इस अभिक्रिया से क्या हो रहा है वो देखिए। देखिए लिखा हुआ है चमकदार श्वेत लौ के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है, मतलब ये जो जला चमकदार लौ प्राप्त होता है और श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर कैसा जलता है, तो श्वेत लौ की तरह जलता है, एकदम सफेद, ठीक है, और चमकदार होता है। अगला है वो जो चूर्ण बनता है मैग्नीशियम रिबन के जलने के बाद, कैसा चूर्ण बनता है, तो ये भी श्वेत चूर्ण बनता है। बिहार बोर्ड इस तरह की सवाल पूछ चुका है। यह मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण है, ये जो चूर्ण बचा यही है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। वायु में उपस्थित ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम के बीच होने वाली अभिक्रिया के कारण यह बनता है। ये जो केवल हमने मैग्नीशियम को जलाया, लेकिन इस ग्लास में आ गया मैग्नीशियम ऑक्साइड, मतलब इसके साथ ऑक्सीजन भी आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि हम वायु की उपस्थिति में जलाए मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम को, ठीक है, इसलिए अपने को प्राप्त हुआ मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो आपने एक देख लिया रासायनिक अभिक्रिया। और बात करते हैं आगे, क्रियाकलाप पे बात करते हैं। क्रियाकलाप नंबर 1.2, ठीक है। क्रियाकलाप में आपको एनसीईआरटी में बोला गया है कि एक परख नली में लेड यानी सीसा नाइट्रेट का घोल लीजिए, इसमें पोटेशियम आयोडाइड का घोल मिला दीजिए। आपने क्या परीक्षण किया, ठीक है, तो कोई बात नहीं, अब चूंकि आपके पास तो प्रयोगशाला है नहीं, अगर आपके स्कूल में प्रयोगशाला की व्यवस्था है तो आप जाकर शिक्षक की सहायता से ये वाला प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई बात ना, इसका जो निष्कर्ष निकला है वो हम केवल यहाँ पे लिखे हैं। लिखा हुआ है एक प्रखनली में लेड नाइट्रेट का विलयन में पोटेशियम आयोडेट का विलियम मिलाया गया। हम आपको अभी बताए कि हमने एक, ठीक है, लेड नाइट्रेट, दो ठो विलियन लेते हैं, एक ले लेते हैं लेड नाइट्रेट, ठीक है, और इसमें ले लेते हैं पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है। बोला गया है कि एक दूसरे मिलाया जाता है, मतलब एक दूसरे को मिलाते हैं। तो जब एक दूसरे को मिलाते हैं तो आप देखेंगे दोनों का रंग कुछ नहीं रहेगा, रंगहीन रहेगा, कोई रंग पता नहीं, एकदम पानी जैसा रहेगा। लेकिन जैसे ही इन दोनों को आप मिलाएंगे तो आपके सामने पीला रंग निकलेगा, ठीक है। देखिए यहां भी कोई रंग नहीं था, ठीक है, कोई रंग नहीं, और यहां भी आपको कोई रंग नहीं दिखेगा। लेकिन जैसे ही ये दोनों मिलेगा, ठीक है, तो यहां जो विलयन आएगा इसका रंग हो जाएगा पीला, और इतना ही आपके लिए जादू के समान होगा, ठीक है। अगर आपके प्रयोगशाला में, अगर स्कूल में है लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड, तो आप इन दोनों को मिलाकर देखिए, आपको सच में पीला रंग प्राप्त होगा, ठीक है। ठोस अवशेष प्राप्त होता है पीले रंग का। यह पीले रंग का ठोस अवशेष लेड आयोडाइड है, मतलब पीले रंग का जो ठोस प्राप्त हुआ असल में वो क्या रहेगा, लेड आयोडाइड। और लेड आयोडाइड और ठोस लेड आयोडाइड के साथ पोटेशियम नाइट्रेट भी बनता है, ठीक है। तो इस क्रियाकलाप को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। यहां से सवाल सीधा पूछा गया है कि लेड नाइट्रेट एवं पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को एक दूसरे से मिलाया जाता है तो किस रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है, तो पीले रंग का। क्या प्राप्त होता है पीले रंग के अवक्षेप के रूप में, तो पीले रंग के अवक्षेप में प्राप्त होता है ठोस आयोडाइड, और उसके साथ क्या बनता है, तो और उसके साथ बनता है पोटेशियम नाइट्रेट। एनसीईआरटी यहां तक सवाल पूछा है, बिहार बोर्ड भी इस तरह का सवाल पूछा है, ठीक है। तो उम्मीद है आप इस बात को बेहतर समझ गए होंगे। थोड़ा साफ कर देते हैं ताकि आप चीजों को बेहतर नोट करके याद कर सकें। आप जब नोट करेंगे तो इस क्रियाकलाप को नहीं नोट करेंगे, ठीक है,
आप चाहे तो लिख सकते हैं, लिखने में क्या दिक्कत है, उस क्रियाकलाप के बगल में आप ये वाला चीज लिख देंगे। चलिए आगे बढ़ाते हैं क्लास। अगला क्रियाकलाप है 1.3। आप साथ में एनसीईआरटी का किताब भी रखे रहें ताकि आप किताब को पलटकर पढ़ते रहें। ठीक है, जैसे यहाँ बोला गया है एक शंक्वाकार फ्लास्क या परख नली में कुछ दानेदार जिंक लीजिए। तो देखिए हमने एक फ्लास्क लिया, ये वाला चित्र आपके एनसीईआरटी में है, और यहाँ हमने डाला दानेदार जस्ता जैसा बोला है। उसके बाद बोला है इसमें तनी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल मिला लीजिए। सल्फ्यूरिक अम्ल बैटरी में होता है बाबू। ठीक है, ये सारी बातें हम लिखेंगे लेकिन बताते चलते हैं फिलहाल बैटरी में। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे अमाशय में पाया जाता है, अमाशय में। ये बायोलॉजी जब आप पढ़ेंगे तो वहां आप बेहतर देख लेंगे। तो बोला गया है कि दानेदार जिंक में सल्फ्यूरिक अम्ल डालिए या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालिए। बोला गया है सावधानी, अम्ल का इस्तेमाल सावधानी से कीजिए। जब भी आप अम्ल का प्रयोग करें प्रयोगशाला में तो शिक्षक की उपस्थिति में ही करें, क्योंकि अम्ल का प्रयोग या अम्ल की अभिक्रिया कभी कभी घातक सिद्ध होती है। ठीक है, क्या जस्ते के दाने के आसपास कुछ दिखाई दे रहा है? देखिए ये जस्ता के दाने डाला गया है और इसमें हमने डाला है सल्फ्यूरिक अम्ल। अब आप देख पा रहे हैं इन दानों से कुछ बुलबुला टाइप से उठता हुआ ऊपर दिख रहा है। ठीक है, बुलबुला टाइप से उठता हुआ कुछ दिख रहा है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक गैस, यहाँ पे कुछ खाली स्थान छोड़ा गया है, ये कॉर्क से पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। ठीक है, और ये जो बुलबुला के रूप में जो बाहर निकल रहा है, असल में निकल रहा है ये हाइड्रोजन गैस। क्या जस्ता से ऐसे ही केवल हाइड्रोजन गैस निकल रहा था या सल्फ्यूरिक अम्ल से ऐसे ही हाइड्रोजन गैस निकल रहा था? नहीं निकल रहा था, लेकिन जैसे ही हमने दानेदार जस्ता पे सल्फ्यूरिक अम्ल को डाला, यहाँ से गैस निकलना शुरू हो गया, और ये गैस क्या निकला? हाइड्रोजन बनता है। जस्ते पर हाइड्रोक्लोरिक नहीं, जब जस्ते पे सल्फ्यूरिक अम्ल को डाला जाता है या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को डाला जाता है तो कौन सा गैस उत्सर्जित होता है? तो हाइड्रोजन गैस। तो आपने क्या देखा, आपके सामने हमने दो प्रयोग किया। ठीक है, यहां पर आप देख रहे हैं गैस निकला, इसका मतलब ताप में परिवर्तन हुआ है। तापमान या तो घटा है या तो बढ़ा है, यहाँ पे फिलहाल बढ़ा है। पिछले बार देखिए इसमें इसमें क्या बदला था? तो इसमें रंग में परिवर्तन आया था। और पीछे जाते हैं, यहाँ पे आपने क्या देखा था? तो यहाँ पर अवस्था बदला है। ठीक है, यहाँ पर मैग्नीशियम रिबन था, यहाँ पर राख बचा। अब इस प्रयोग में हमने क्या देखा कि इसमें जो भी पदार्थ था रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप रंग बदला, और यहाँ पे आपने क्या देखा? तापमान बदला। तो रासायनिक अभिक्रिया में 3-4 बातें होती है। ताप में परिवर्तन हो सकता है, रंग में परिवर्तन हो सकता है, और अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, तो ये वाली चीज होती है। इसी चीज को यहाँ शब्दों में लिखा गया है, जब जिंक के दानों को सल्फ्यूरिक एसिड में मिलाया जाता है तो जिंक के दानों की अवस्था में परिवर्तन होता है और वे जिंक सल्फेट, ठीक है, जिंक सल्फेट में परिवर्तित हो जाते हैं और हाइड्रोजन गैस निकलता है। ठीक है, ये सब अभिक्रियाएं कैसे बन रही है, सब सूत्र उत्तर पर आप ध्यान ना दीजिए। फिलहाल अभी आप इस बात पर ध्यान दीजिए कि रासायनिक अभिक्रिया में क्या हो रहा है। ये वाली चीज तो आप आगे सीख ही जाएंगे। ठीक है, नहीं भी सीख पाएंगे तो हमारे तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि आपको रासायनिक अभिक्रिया करवाना उतना तो जरूर सिखा दे जितना आपको नॉर्मल पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलिए कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं, क्या और भी मानव जीवन में रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही है? श्वसन भी एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया कर रही है। जब हम श्वसन करते हैं तो हमारे अंदर, मतलब भोजन जब हम करते हैं तो हमारे अंदर ऊर्जा को तोड़ने में श्वसन मदद करता है। भोजन का पचना ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। किसी जंग लगना किसी लोहे की वस्तु पर, आप जंग जानते हैं। अंगूर का किण्वन होकर शराब बनना, अंगूर को कई दिनों तक सड़ा गलाकर एक नए प्रकार का पदार्थ बनता है शराब, किण्वन प्रक्रिया द्वारा। ठीक है, भोजन का पकना यह भी एक प्रकार का
रासायनिक अभिक्रिया, आलू में वो स्वाद नहीं होता है, जब सब्जी बन जाता है उसका अलग होता है। ठीक है, तो ये भी रासायनिक अभिक्रिया है। और दूध से दही बनना, ये भी रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, तो उम्मीद है आप यहां तक की बात को बेहतर समझे होंगे और चीजों को नोट कर रहे होंगे। अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अगले स्लाइड में लिखा हुआ है रासायनिक अभिक्रिया में होने वाले परिवर्तन। अभी अभी आपको बताए थे रासायनिक अभिक्रिया में अवस्था बदल सकता है। जैसे हम आपको बताए थे मैग्नीशियम रिबन चूर्ण में बदल गया था। ठीक है, तो क्या अभी रिबन ऐसा था, चूर्ण एकदम राख जैसा हो गया, तो क्या बदला? ये अवस्था। रंग में परिवर्तन, हम आपको अभी बताए लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड, इन दोनों को मिलाया गया था तो पीला रंग दिया था। ठीक है, तो रंग में भी परिवर्तन होता है। गैस का निकलना, अभी अभी आपको बताए थे ये वाला कि जब जिंक पे सल्फ्यूरिक अम्ल डाला गया तो वहां से गैस निकला, इसका मतलब है कि ताप में परिवर्तन हुआ है। अगला है गैस का निकलना, तो हो गया ताप में परिवर्तन। तो रासायनिक अभिक्रिया तो ये होती है, चार है मुख्य रूप से: अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस का निकलना और ताप में परिवर्तन। ठीक है, तो उम्मीद है आप यहां तक की बात को बेहतर समझ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं, रासायनिक समीकरण। अब जैसे कुछ यहां पर आते हैं रासायनिक समीकरण को समझने। जैसे हमने बोला, यहां पे दिया हुआ था कि जिंक को हमने डाला सल्फ्यूरिक अम्ल में, तो ये सब किताबों पे कॉपी में इतना लिख कर बनाना क्या संभव है? ठीक है, तो बेहतर है कि इन सबको एक समीकरण के रूप में लिखा जाए, तब हम कॉपी में पन्ने की बचत भी कर सकते हैं और चीजों को बेहतर समझ भी सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ बात करेंगे हम लोग रासायनिक समीकरण। परिभाषा से आप बेहतर समझ जाएंगे कि रासायनिक समीकरण असल में क्या है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ एवं अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थों को संकेत के रूप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे हम आपको अभी बताए थे कि मैग्नीशियम रिबन को जलाया गया, कहाँ जलाया गया? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ठीक है, तो अपने को प्राप्त हुआ मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये हम बोल रहे हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड और लिख रहे हैं MgO, हम बोल रहे हैं मैग्नीशियम रिबन और लिखे हैं केवल Mg, हम बोल रहे हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला रहे हैं लेकिन लिख रहे हैं O2। मतलब बोल कुछ और रहे हैं हम और लिख कुछ और रहे हैं, मतलब जो हम बोल रहे हैं उसे हम संकेत में लिखने का प्रयत्न कर रहे हैं। और शब्दों को संकेत में लिखना खास करके केमिस्ट्री में, रसायन शास्त्र में रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो जो भी भाग लेगा रासायनिक अभिक्रिया में, ठीक है, उन्हें जो संकेत के रूप में हम लिखेंगे असल में वही रासायनिक समीकरण है। जैसे यहाँ पर देखिए हमने मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया, तब बना मैग्नीशियम ऑक्साइड। फिलहाल आप भूल जाइए अभिकारक क्या है और उत्पाद क्या है। ठीक है, इसी प्रकार लिखा हुआ उसको हमने एक संकेत दिया, ऑक्सीजन को एक संकेत दिया O2 और ये दोनों के मिलने से बना MgO। कैसे बना छोड़ दीजिए फिलहाल अभी आप, ठीक है, आप भी बना लेंगे, इतना आसान है ये। ठीक है, लेकिन फिलहाल पहले इस बात पर ध्यान दीजिए कि समीकरण क्या है। आप इस चीज पर नहीं ध्यान दीजिए कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर MgO हो कैसे गया, वो आप कर लेंगे, वो बाएं हाथ का खेल है। ठीक है, फिलहाल आप ये ध्यान दीजिए कि ये जो लिखा गया है इसे हम रासायनिक समीकरण बोलते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आप इस बात को समझ गए होंगे। अब जैसे आप देख पा रहे हैं रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण में हम दो पदार्थों को मिला रहे हैं, कभी एक ही पदार्थ रहेगा। जब दो पदार्थों को मिलाएंगे तो उसके बीच में प्लस का चिन्ह लगाएंगे और क्या बनेगा उसके लिए बराबर नहीं देंगे बल्कि तीर का निशान देंगे। ठीक है, अब तीर का निशान ही क्यों? तो हमारे वैज्ञानिकों ने कहा कि भाई तीर का निशान ही चलेगा, तो तीर का निशान दे रहे हैं। ठीक है, अब देखिए मान लिया जाए आप चीनी प्लस पानी, ठीक है, तो चीनी और पानी मिला के आप क्या बनाना चाहते हैं? तो आप बनाना चाहते हैं शरबत। ठीक है, तो आप चीनी और पानी जो मिला रहे हैं ये दोनों को, ये वाला भाग कहलाएगा अभिकारक। अभिकारक क्यों? क्योंकि ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है और इसके बाद जो नया पदार्थ बनता है, जैसे ये शरबत बना, तो इसको बोलेंगे उत्पाद। इसी उत्पाद के लिए ये दोनों के साथ तामझाम करना पड़ रहा था, इसे उत्पाद या प्रतिफल भी बोला जाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ अभिकारक होगा और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाला पदार्थ प्रतिफल कहलाएगा।
ठीक है, तो उम्मीद है आप इन सारी बातों को बेहतर समझे होंगे। इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि आप चीजों को नहीं समझ सकते। ठीक है, तो इस बात को भी आप बेहतर नोट कर लीजिए। आप साथ में कलम कॉपी लेकर बैठे ताकि आप चीजों को बेहतर नोट करते चले। अगर आप बेहतर नोट्स बना लेंगे तो रिवीजन करने में काफी आसानी होगी। ठीक है, चलिए अगले पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं या अगले स्लाइड की तरफ। अब बात करते हैं रासायनिक समीकरण। देखिए रासायनिक समीकरण भी दो ही प्रकार के होते हैं, एक संतुलित समीकरण और एक असंतुलित समीकरण। हम चाहे तो संतुलित समीकरण और असंतुलित समीकरण यही समझा दें, लेकिन अभी आप नोट नहीं कीजिए चीजों को, अभी सीधे आपको कहीं और ले चलते हैं। यहां पर रासायनिक समीकरण के महत्वपूर्ण बातें। ठीक है, अभी इसे आप नहीं नोट कीजिएगा, हम आपको नोट करने के लिए सिस्टम बताएंगे। जैसे आप यहां देख पा रहे हैं, यह एक रासायनिक समीकरण लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है छोड़ दीजिए फिलहाल, यह एक रासायनिक समीकरण है। हमने एक रासायनिक समीकरण ये लिया, ठीक है, दो हमने रासायनिक समीकरण लिया है। अब आप देख पा रहे हैं दो पदार्थों को जब मिलाया जाता है तो इन दोनों के बीच में प्लस का चिन्ह लिखा जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या बनेगा उसके लिए आप तीर के निशान देते हैं। अब आप ध्यान से देखिए इस चीज को, ई जो यहां लिखा रहता है, ठीक है, इसे बोलते हैं अणु। ठीक है, ये जो नंबर यहां रहेगा इसे बोला जाएगा अणु। तो ये भी अणु है, लेकिन ये जो नीचे लिखा रहेगा इसके टांग के पास, इसको बोलते हैं परमाणु। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, परमाणु। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। तो जैसे ये लिखा हुआ है Fe, और Fe किसका संकेत है, लोहा का, तो यहां बोलेंगे लोहा का 3 अणु है। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, ये पूरा किसका सूत्र है, H2O जल का सूत्र है। ठीक है, जल का, और जल के पहले 4 लिखा हुआ है, तो यहां बोलेंगे जल का 4 अणु है। ठीक है, जल का 4 अणु है, और ये जो 2 लिखा हुआ है इसे बोलते हैं परमाणु। बातें समझ में आई। तो अगर यहां पर आप देख पा रहे हैं लोहा के यहां इसके पास, इसके टांग के पास क्या लिखा हुआ है, तो कुछ नहीं लिखा हुआ है। जब कुछ नहीं लिखा हुआ इसका मतलब 1 लिखा हुआ है। तो लोहा के पास यहां बताना चाहेंगे कितने परमाणु है, तो अणु और परमाणु को गुना करके आप बताएंगे परमाणु। तो अणु और परमाणु गुना किए तो 3 गुने 1 बराबर 3। तो लोहा के पास यहाँ 3 परमाणु और 3 अणु भी है। लेकिन यहाँ जल के पास देखिए, जल के पास अभी अभी आपको बताया कि कितने अणु हैं, 4। अब यहाँ पर हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। अब हाइड्रोजन के पास कितना लिखा हुआ है, पैर के पास 2। ठीक है, हाइड्रोजन के पैर के पास लिखा हुआ है 2, और ऑक्सीजन के पैर के पास लिखा हुआ है 1। ठीक है, अब ये वाला 4 हाइड्रोजन के लिए भी है और ऑक्सीजन के लिए भी है। तो अगर हम हाइड्रोजन में परमाणु बताना चाहे तो ये दोनों गुना करेंगे, 4 दूना 8। ठीक है, उसी प्रकार अगर ऑक्सीजन में परमाणु बताना चाहेंगे तो 4 गुना 1 यानी 4। ठीक है, तो यहां टोटल जल का 4 अणु है, लेकिन हाइड्रोजन का 8 परमाणु है और ऑक्सीजन का 4 परमाणु है। उम्मीद है आप इस बात को बेहतर समझे होंगे। अगर आप नहीं समझ पाए हैं तो दोबारा रिपीट करके देखिए, चीजें आप बेहतर समझ जाएंगे। यहां पर देखिए, हम आपको बताए थे जो पैर के पास लिखा रहता है वो परमाणु बताता है। ठीक है, अब इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 है, इसका मतलब है यहाँ 1 अणु दिया हुआ, तो 1 गुने 3 यानी Fe के पास 3 परमाणु है, ऑक्सीजन के पास 4 है, लेकिन इसके साथ अटैच है, ये पूरा एक ही सूत्र है। तो 1 गुने 4 यानी ऑक्सीजन को भी 4 परमाणु है। ठीक है, यहां पर ध्यान दिए, अब बीच वाला के आप अणु मत ढूंढने लग जाइएगा। ठीक है, ये टोटल एक ही पदार्थ है। अब यहां पर देखिए, हाइड्रो यहां लिखा हुआ है अणु, नहीं यहां लिखा हुआ है ये परमाणु है। ठीक है, और ये जो दिया हुआ है ये अणु है।
तो यहाँ हाइड्रोजन के कितने अणु है? 4 अणु है। लेकिन आपसे परमाणु पूछेगा तो आप 2 नहीं बताएंगे, आप इन दोनों को गुना करके बताएंगे। तो हाइड्रोजन के पास जो परमाणु है टोटल 8 है। ठीक है, तो उम्मीद है आप इस बात को बेहतर समझ गए होंगे कि हम आपको क्या बतलाना चाह रहे हैं इसमें। तो इसमें हम आपको बताना चाह रहे थे अणु और परमाणु। ठीक है, चलिए कुछ बातें हैं जो आपको बता देते हैं, लिख देते हैं यही। तो ये जो 3 बता रहा है, ये बता रहा है किसको? अणु को। अणु को। और ये जो बता रहा है, ये बताएगा किसको? परमाणु को। ठीक है, ये एस क्या है, जी क्या है, और एस क्या है, जी क्या है, इस सब पे हम बात करेंगे आगे। यहाँ पर ध्यान देखिए, ये ए क्यू का है। ठीक है, फिलहाल हम आपको ये बताना चाह रहे थे कि अणु और परमाणु क्या है, ताकि हम इसके पहले जो स्लाइड लिखे हैं यहाँ हम लोग यहीं पे थे, यहाँ तक तो पढ़ लिए थे। यहाँ अब देखिए, समीकरण को 2 भागों में हमने बांटा है, एक और एक संतुलित समीकरण। ठीक है, चलिए संतुलित समीकरण देखिए। संतुलित समीकरण में हमने इसका परिभाषा लिखा, वैसी रासायनिक समीकरण जिसके प्रतिफल एवं अभिकारक के दोनों ओर तत्वों के परमाणु की संख्या समान हो, उसे संतुलित समीकरण कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए, जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल को हमने अभिक्रिया करवाया, बना जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। जिंक का संकेत है Zn, सल्फ्यूरिक अम्ल का H2SO4, और ये दोनों का भी क्रिया होकर बना ZnSO4 प्लस H2। अब इसे हमने संतुलित समीकरण क्यों बोला, सो आप देखिए, आप ध्यान से देखिए, हमने एक टेबल बनाया। अब हमने देखा कि इस रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक कौन कौन से तत्व भाग ले रहे हैं, तो जस्ता ले रहे हैं, तो हमने लिखा जस्ता एक तरफ। फिर इसमें और क्या, हाइड्रोजन है, तो देखिए हाइड्रोजन यहाँ लिखा हुआ है। उसके बाद सल्फर है, तो देखिए सल्फर लिखा हुआ है। ऑक्सीजन है, उसके बाद यहाँ ऑक्सीजन लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये वाला हिस्सा कहलाएगा LHS, और ये वाला हिस्सा कहलाएगा RHS। ठीक है, RHS। तो आप ध्यान से देखिए, Zn जस्ता में LHS तरफ, यानी ये साइड जस्ता के टोटल कितने परमाणु है, तो यहाँ 1 है, कुछ नहीं तो 1 है, और यहाँ भी कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 गुने 1 मतलब 1 परमाणु है। उसी प्रकार RHS में देखेंगे, जस्ता के पास कितना है, तो कुछ नहीं तो यहाँ 1 है, इसका मतलब जस्ता के पास 1 परमाणु है। ठीक है, उसके बाद है हाइड्रोजन। यहाँ ध्यान से देखिए, हाइड्रोजन के पास 2 परमाणु, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 गुने 2 यानी 2। हाइड्रोजन के पास 2 परमाणु है LHS में। अब RHS में देखते हैं, हाइड्रोजन के पास भी टोटल कितना परमाणु है, मात्र 2 परमाणु है, तो देखिए यहाँ 2 लिखा हुआ है। ठीक है, अब आते हैं सल्फर। ए साइड सल्फर पे देखिए कुछ नहीं तो 1 है। ठीक है, तो देखिए यहाँ 1 लिखा हुआ है। अब RHS में देखते हैं, सल्फर के पास कुछ नहीं, देखिए 1 है, तो देखिए यहाँ 1 लिखा हुआ है। ठीक है, उसी प्रकार ऑक्सीजन पे टोटल 4 परमाणु है, तो यहाँ भी ऑक्सीजन के पास 4 परमाणु है, तो यहाँ भी 4, यहाँ भी 4। अगर दोनों साइड जो ये रासायनिक अभिक्रिया में तत्व भाग लिए हैं, ठीक है, अगर इन दोनों के तरफ परमाणुओं की संख्या समान है, सबका एक एक तत्व पर आप बात करेंगे, सबका अगर दोनों इस साइड भी परमाणु संख्या समान है, ये साइड भी परमाणु संख्या समान है, तो अब ऐसे समीकरण को बोला जाएगा संतुलित समीकरण। और अगर बराबर नहीं है, तब हम ऐसे इसे बोलेंगे असंतुलित समीकरण। जैसे यहां देखिए, हमने Fe, इसको आप ध्यान दीजिए, भाग कौन लिया है, Fe, तो देखिए हमने Fe लिखा है तत्व के सामने। उसके बाद हाइड्रोजन है, जल लिए हैं, तो हाइड्रोजन, और जल के साथ ऑक्सीजन भी है, तो ऑक्सीजन 3 तत्व। तो इधर भी वही तत्व आया होगा, दूसरा कोई नहीं आया होगा। ठीक है, तो एक तरफ बात करते हैं। ठीक है, तो RHS में वही तत्व होगा, जैसे लोहा यानी Fe, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। अब ध्यान से देखिए, ये वाला पूरा हिस्सा है LHS, और ये वाला पूरा हिस्सा है RHS। ठीक है, अब LHS में, एक मिनट थोड़ा साफ कर लेते हैं। अब LHS में देखते हैं, लोहा के पास कितने परमाणु है, 1 है, तो देखिए यहाँ 1 लिखा हुआ है। इधर लोहा के पास कितना है, तो यहाँ लोहा के पास 3 है, तो यहाँ देखिए 3 लिखा हुआ है। ठीक है,
उसी प्रकार हाइड्रोजन RHS में यहाँ हाइड्रोजन के पास 2 है, तो यहाँ देखिए 2 लिखा हुआ, और जबकि इधर हाइड्रोजन के पास कितना है, 2 है। चलिए ठीक है, ये दोनों तो ठीक ठीक है, ठीक है, लेकिन ये वाला ठीक नहीं है। ऑक्सीजन LHS में 1 है तो 1 लिखा हुआ है, वही RHS में ऑक्सीजन 4 है तो यहाँ 4 लिखा हुआ है। क्या दोनों साइड परमाणुओं की संख्या बराबर है? इधर अगर टोटल जोड़ दे तो हो जाता है 4, और यहाँ अगर टोटल जोड़ देते हैं तो 4 3 7 और 2 9। क्या दोनों साइड परमाणुओं की संख्या सेम है? नहीं है। तो अगर दोनों साइड परमाणुओं की संख्या सेम नहीं है, इसका मतलब है इस समीकरण को बोला जाएगा असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो लिखा हुआ वैसी रासायनिक समीकरण जिसके प्रतिफल एवं अभिकारक के दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान न हो उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आप इस बात को बेहतर समझ गए होंगे। अब ध्यान से देखिए, अगला अपना टॉपिक है असंतुलित एवं संतुलित समीकरण के उदाहरण। हम यहाँ पे कुछ संतुलित और असंतुलित समीकरण का उदाहरण लेंगे, और उसे अगर वह संतुलित है तो ठीक है, अगर वह असंतुलित है तो उसे संतुलित करना भी सीखेंगे। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, पहला एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, यह समीकरण कैसे बना आप फिलहाल इस पे ध्यान नहीं दीजिए, आप तो केवल ये देखिए कि क्या यह समीकरण संतुलित है या असंतुलित है। तो अगर आप ठीक ठीक देख पा रहे हैं तो ऑक्सीजन के पास यहाँ 2 परमाणु है, और यहाँ ऑक्सीजन के पास 1 परमाणु है, यहाँ मैग्नीशियम के पास 1 परमाणु है, यहाँ भी मैग्नीशियम के पास 1 परमाणु है। मैग्नीशियम तो ठीक ठाक है, लेकिन ऑक्सीजन ठीक ठाक नहीं है, जिसके कारण हम इसे बोल सकते हैं कि यह एक असंतुलित समीकरण है। ठीक है, अब अगर यह असंतुलित है तो इसे संतुलित करेंगे, तो इसी समीकरण को फिर से लिखते हैं। ठीक है, अगर यहां ऑक्सीजन 1 है, 2 है, ठीक है, तो यहां पर कर देते हैं 2। अब ये वाला जो 2 है, ये मैग्नीशियम के लिए भी 2 बताएगा, और ये ऑक्सीजन के लिए भी, 1 मिनट, ये मैग्नीशियम के लिए भी 2 बताएगा और ऑक्सीजन के लिए भी 2। अब इधर ऑक्सीजन 2 हो गया है, ठीक है, लेकिन इधर मैग्नीशियम भी तो 2 हो गया है, लेकिन इधर मैग्नीशियम 1 है। तो ऐसा करते हैं कि यहां देते हैं 2। अब ध्यान से देखिए, मैग्नीशियम भी 2 है और ऑक्सीजन के भी 2 परमाणु है। यहां 2 लगा देने का मतलब है कि इस सूत्र के साथ जो भी है, ठीक है, ये सबके लिए 2 है। तो मैग्नीशियम के लिए भी 2 है और ऑक्सीजन के लिए भी 2 है। तो आप देख पा रहे हैं कि दोनों साइड परमाणुओं की संख्या सेम हो गई है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि अब यह एक संतुलित समीकरण है। ठीक है, तो हो सकता है 1-2 एग्जाम्पल से शायद आपको नहीं समझ में आए, अगर आप धीरे धीरे चीजों को देखेंगे तो समझेंगे, इतना भी हार्ड यह नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, Zn + H2SO4 ठीक है, यह रहा समीकरण। फिलहाल आप यह ना ध्यान दीजिए कि यह समीकरण यह अभिक्रिया किस प्रकार से हुई है। फिलहाल आप संतुलित और असंतुलित पर ही ध्यान दीजिए। ठीक है, चेक कीजिए, यहाँ जस्ता का 1 परमाणु है, यहाँ भी जस्ता का 1 परमाणु है। ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन के पास 2 परमाणु है, यहाँ हाइड्रोजन के पास 2 परमाणु है। ठीक है, यहाँ सल्फर 1 है, यहाँ भी सल्फर 1 है। ऑक्सीजन यहाँ 4 है, ऑक्सीजन यहाँ 4 है। चलो भाई, ये तो ठीक है, ये संतुलित समीकरण है, इसे संतुलित करने की आवश्यकता नहीं है, ये पहले से संतुलित समीकरण है। ठीक है, चलिए, अच्छा हुआ कि ये संतुलित पकड़ा गया। तीसरा एग्जांपल ले रहे हैं। ठीक है, इसे देखिए, यहाँ Fe के पास 1 परमाणु है, लेकिन यहाँ Fe के पास 3 परमाणु है, एक ही बार में फेल हो गया। इसका मतलब है कि यह एक असंतुलित समीकरण है। ठीक है, अब इसे संतुलित करेंगे तो इसी समीकरण को फिर से लिखेंगे।
ठीक है, आप किसी एक को पकड़कर ने संतुलित करना शुरू कीजिए। जैसे यहाँ Fe के पास 3 है तो ऐसा करते हैं, यहाँ 3 कर देते हैं। ठीक है, अब Fe के पास भी 3 परमाणु हो गया। यहाँ ध्यान से देखिए H2 है और यहाँ भी H2 है, तो H के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं। लेकिन यहाँ देखिए ऑक्सीजन के पास 4 है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन के पास 1 है। तो ऐसा करते हैं कि यहाँ ऑक्सीजन को 4 दे देते हैं। अब जब हम ऑक्सीजन को 4 बना रहे थे तब तक तो हाइड्रोजन 8 हो गया। ठीक है, 4 दूना 8 परमाणु हो गया, तो गड़बड़ है। तो जब इधर बढ़ जाए तो इधर भी कुछ ना कुछ तामझाम करेंगे ताकि बराबर हो जाए। हमने ऑक्सीजन को मिला तो दिया दोनों साइड, लेकिन ऑक्सीजन के मिलाने के चक्कर में हाइड्रोजन 8 हो गया। तो ऐसा करते हैं, इधर बढ़ा देते हैं। तो अगर हम यहाँ 4 करते हैं तो ये भी 4 दूना 8 हो जाएगा। ठीक है, ये भी कहीं ना कहीं 4 दूना 8 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, इधर भी हाइड्रोजन का 8 परमाणु, इधर भी हाइड्रोजन का 8 परमाणु, इधर ऑक्सीजन का 4 परमाणु और इधर भी ऑक्सीजन का 4 परमाणु, इधर Fe3 और इधर भी Fe3। इस तरह से यह समीकरण हो गया संतुलित। ठीक है, संतुलित समीकरण। ये सब नंबर आप अपना मन से ही जोड़ेंगे। ऐसा ना सोचे कि आप 4 कहां से ला देते हैं, 2 कहां से ला देते हैं, 3 कहां से ला देते हैं। ये खुद से जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, जरूरी नहीं कि आप 4 ही सोचे, कोई बड़ा नंबर भी आप सोच लेंगे। ठीक है, लेकिन छोटी छोटी नंबर से ही आप सोचे तो ज्यादा बेहतर होगा। अगला एग्जाम्पल लेते हैं, चौथा, H2 + Cl2 HCl। ठीक है, यहाँ H2 है और ये Cl2 है, बना HCl। अब ध्यान से देखिए, यहाँ हाइड्रोजन के पास 2 परमाणु है और यहाँ हाइड्रोजन के पास 1 परमाणु है। ये तो एक बार में ही पता चल गया कि यह असंतुलित रासायनिक समीकरण है। असंतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, अब करते हैं, फिर से समीकरण लिखेंगे HCl। अब देखिए यहाँ हाइड्रोजन के पास 2 है और Cl के पास भी 2 है। अब ऐसा करते हैं, यहाँ 2 लगा देते हैं। अब यहाँ जब 2 लगाएंगे इसका मतलब हाइड्रोजन का भी 2 हो गया और क्लोरीन का भी 2 हो गया। इधर भी हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन 2 है, तो हम बोल सकते हैं यह समीकरण संतुलित समीकरण हो गया। ठीक है, पांचवा एग्जाम्पल लेते हैं, H2 + O2। तो ये बनता है H2O। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, यहाँ हाइड्रोजन के पास 2 परमाणु है, यहाँ भी हाइड्रोजन के पास 2 परमाणु है, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन के पास 2 परमाणु है, यहाँ हाइड्रोजन के पास नहीं, यहाँ ऑक्सीजन के पास 2 परमाणु है और यहाँ ऑक्सीजन के पास 1 परमाणु है। इसका मतलब है कि यह असंतुलित रासायनिक समीकरण है। ठीक है, अब इसे संतुलित करते हैं। सेम चीज लिखेंगे पहले। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, तो इसको 2 बनाने के लिए यहाँ 2 देते हैं। ऐसा नहीं, आप बीच में ऐसा मत दीजिएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम यहाँ 2 कर दें, नहीं, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये पूरा एक ही पदार्थ को बता रहा है। ठीक है, इसलिए इसके आगे आप जो कुछ लिखना है नंबर वो लिखेंगे। चलिए, तो यहां जब हमने 2 दिया तो ऑक्सीजन 2 तो हो गया, लेकिन हाइड्रोजन 4 हो गया। ठीक है, जब हाइड्रोजन 4 हो गया तो इधर हाइड्रोजन तो 2 है, तो ऐसा करते हैं, यहाँ हाइड्रोजन को 4 बना देते हैं, तो यहाँ 2 कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन 2 दूना 4 यानी 4 परमाणु हो गया, ऑक्सीजन का 2 परमाणु है, यहाँ भी देखिए 2 दूना 4 हाइड्रोजन का, और ये 2 इसके लिए भी है, O2O के लिए भी, तो ऑक्सीजन का 2 परमाणु हो गया। इस तरह से यह समीकरण हो गया संतुलित। तो इसे बोलेंगे कि अब हो गया ये संतुलित समीकरण। ठीक है, छठा एग्जाम्पल, ठीक है, इसे देखिए, यहाँ Mg के पास 1 परमाणु है, यहाँ भी Mg के पास 1 परमाणु है, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन के पास 1 परमाणु है, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन के पास 2 परमाणु है, तो ऐसा करते हैं, यहाँ 2 देते हैं। जब हमने यहाँ 2 दिया तो हाइड्रोजन के पास भी 2 परमाणु हो गया और क्लोरीन के पास भी 2 परमाणु हो गया। अब देखते हैं मिला के, हाइड्रोजन के पास इधर 2 परमाणु, इधर भी हाइड्रोजन के पास 2, इधर क्लोरीन के पास 2, क्योंकि ये 2 इसके लिए भी काम कर रहा है, तो क्लोरीन के पास 2, इधर भी क्लोरीन के पास 2, इधर मैग्नीशियम के पास 1, इधर भी मैग्नीशियम के पास 1, तो हमने इसी समीकरण में संतुलित कर दिया। ठीक है, तो ऐसा हमको नहीं करना चाहिए था, ऐसा करते हैं, यहाँ से मिटा देते हैं। ठीक है, अब इसी समीकरण को दोबारा लिखेंगे, Mg + 2HCl, ये हो गया MgCl2
प्लस H2। ठीक है, तो उम्मीद है आप इस बात को बेहतर समझे होंगे। इसी तरह से आप और भी एग्जाम्पल लीजिए और चीज़ों को बनाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, अब अगला कौन सा बिंदु पढ़ना है उस पे आते हैं। ठीक है, अगला है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। देखिए, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है? रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान यहाँ ना होना चाहिए, न निर्माण होता है ना ही विनाश। जैसे अभिकारक, अभिकारक, ठीक है, और प्रतिफल। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में जो भी पदार्थ शामिल होते हैं उसे बोलते हैं अभिकारक, और बनने के बाद जो बनेगा प्रतिफल। तो अभिकारक का जो द्रव्यमान होगा, ठीक है, वही द्रव्यमान होगा प्रतिफल का। एक मिनट, प्रतिफल का। ठीक है, ऐसा ही करने के लिए हम रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कर रहे थे। ठीक है, परमाणुओं की संख्या सेम इसीलिए कर रहे थे ताकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम पालन हो सके। अब द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है? एक मिनट, द्रव्यमान संरक्षण का नियम तो यही बोलता है रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान न निर्माण होता है ना ही विनाश। मतलब जो द्रव्यमान है वो रहेगा ही। अगर 5 ग्राम है तो बनने के बाद भी वह 5 ग्राम ही रहेगा। ठीक है, अब सवाल आता है कि हम रासायनिक समीकरण को क्यों संतुलित कर रहे थे? तो यही द्रव्यमान संरक्षण के नियम के पालन करने के लिए हम रासायनिक समीकरण को संतुलित कर रहे थे। तो यहां पर हमने लिखा है रासायनिक समीकरण को द्रव्यमान संरक्षण और अनस्वरता के नियम के पालन के लिए संतुलित किया जाता है। ठीक है, तो कोई अगर आपसे पूछे कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित क्यों किया जाता है, तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के पालन करने के लिए। और एक बिंदु और यहां पे लिख देते हैं, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि, संतुलित करने की विधि बोलते हैं हिट एंड ट्रायल विधि। ठीक है, हिट एंड ट्रायल विधि। अभी जिन क्रियाओं द्वारा हमने कुछ समीकरण को संतुलित किया उसे बोला जाता है हिट एंड ट्रायल विधि। ठीक है, तो उम्मीद है आप इस बात को भी बेहतर समझ गए होंगे। ठीक है, अगर आप रासायनिक समीकरण को संतुलित करना नहीं सीखे या अगर इतना सा एग्जाम्पल से आप कुछ सीख गए हैं तो आपकी किताब में और भी रासायनिक समीकरण मिले तो उसे आप कोशिश कीजिए कि सिद्ध कर दें, मतलब संतुलित कर दें। ठीक है, जैसे जैसे हम चैप्टर में जाएंगे वैसे वैसी रासायनिक अभिक्रियाएं आती जाएगी और आपको हम संतुलित करके धीरे धीरे बताते रहेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है रासायनिक समीकरण के महत्वपूर्ण बातें। शायद यहाँ कुछ हमने जाना था इस स्लाइड में, कुछ जब हमने संतुलित और असंतुलित को जाना था तब। ठीक है, तो हमने बताया था कि ये जो शुरू नंबर रहता है ये बताता है अणु की संख्या को, और ये जो नीचे वाला रहता है ये बताता है परमाणु की संख्या पर। फिर हम आपको बताए थे एस, जी, एस ये सब क्या है, इसे आप फिलहाल छोड़ दीजिए। एक समीकरण हमने लिया है, आप इस समीकरण को केवल देखिए। ये अभिकारक है, कहीं कहीं जी लिखा हुआ है, इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है 340 ATM, ये दाब बता रहा है, एटमॉस्फेयर को बता रहा है। ये प्रतिफल है अपना। फिर आप देखिए इस समीकरण में इस तीर के निशान के ऊपर सूर्य का प्रकाश लिखा हुआ है, क्लोरोफिल लिखा हुआ है। फिर आप देख पा रहे हैं एक क्यू लिखा हुआ है, यहाँ भी एक क्यू है, यहाँ एल है। ठीक है, तो ये सब है क्या? तो देखिए गैस को बताता है, जी कहीं कहीं लिखल रहेगा जिसके बगल में, समझ लीजिएगा उसे बता रहा है गैस को। ये द्रव बताता है किसको? एल को। ठीक है, अब जलीय तथा ठोस अवस्था, अगर कोई जलीय जल के साथ है तो वो बताएगा किसको? AQ। ठीक है, और ठोस अवस्था को बताएगा S। तो जैसे यहाँ लिखा हुआ H2O। ठीक है, तो ये बता रहा है कि यह जलीय अवस्था का कोई पदार्थ है। ठीक है, जल का। अगर जैसे यहाँ लिखा हुआ AQ
तो O2 को यह बता रहा है AQ कि AQ, आप ध्यान से दीजिए, AQ किसके साथ हमने मिलाया है, AQ जलीय। तो आप सोच रहे होंगे यहाँ O2 तो ऑक्सीजन एक गैस है, फिर जल कैसे, लेकिन यहाँ इस समीकरण के लिए यहाँ जो O2 है असल में जल का एक रूप है, जल के रूप, जल के साथ है, इसलिए इसके सामने AQ लिखा गया है। ठीक है, तो उम्मीद है आप इन सब बातों को बेहतर समझे होंगे। और 3 के निशान के ऊपर ताप दाब, यहाँ पर देखिए 340 ATM एटमॉस्फेयर, ये दाब का मात्रक है, इसलिए ऐसा लिखा गया है। ठीक है, ऐसे दाब का मात्रक पास्कल होता है, लेकिन कोई नहीं, वायुमंडलीय दाब का मात्रक जब आप पढ़े होंगे तो एटमॉस्फेयर होता है, इसलिए ATM यहाँ लिखा हुआ। दाब के ऊपर उत्प्रेरक भी लिखा जाता है, जैसे क्लोरोफिल है, यहाँ लिखा हुआ सूर्य का प्रकाश, इन सब की उपस्थिति में हुआ है, तो वो सब चीज़ों को दिखाने के लिए तीर के ऊपर लिख दिया जाता है। ठीक है, कहीं कहीं पर तीर के निशान के ऊपर ऐसे डेल्टा लिखा हुआ रहता है, तो समझ लीजिएगा कि वो पदार्थ गर्म हो रहा है। ठीक है, अब समीकरण में तो चूल्हा जला के दिखाएंगे नहीं। ठीक है, तो इन सब सिंबल के द्वारा चीज़ें समझना आसान हो जाता है। तो उम्मीद है आप ये सारी बातें को बेहतर समझे होंगे। अगला है रासायनिक अभिक्रिया करना। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया करना अगर आप सच में सीखना चाहते हैं तो आप घनमूलक ये सब आपको रट्टा मारना पड़ेगा। ठीक है, तो फिलहाल ये वाला आप लिख के रट्टा मार लीजिए। ठीक है, वीडियो रोककर लिख लीजिएगा। ये रहा कुछ ऋणमूलक। ठीक है, इसे भी आप कॉपी में लिखकर रट्टा मार लीजिए। और जब आप इतना रट्टा मार लेंगे तब आप रासायनिक अभिक्रिया करना सीख जाएंगे, और नहीं तो आप बस केवल देख के छाप लेंगे। तो पहले आप इतना रट्टा मार लीजिए, उसके बाद हम अगले वीडियो लेक्चर में बेहतर देख लेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं कैसे होती है, फिर रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार को भी देख लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।